अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। कौमी सलामती कमेटी का आज एक अहम इजलास हुआ, लेकिन देखने में ये आया कि अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे आ गई, यानी दोनों ही नहीं आया आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है, क्योंकि अस्करी क़यादत ही बुनियादी तौर पर ये जो कौमी सलामती कमेटी है इसके अंदर ना सिर्फ शरीक होती है, बल्कि अपोजिशन और हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कौमी मामलात के ऊपर, हसास मामलात के ऊपर, दो तरफ़ा मामलात के ऊपर, ख़ारजी अमूर के ऊपर और जो इस वक्त बॉर्डर सिचुएशन है इसके हवाले से ब्रीफिंग देती है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस पर तफसील से बात करेंगे। और मोहित यूसुफ साहब ने आज जिस तरीके से खाली कुर्सियों के इजलास की सदारत की है उसकी भी मंजर कशी करेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले बात करते हैं लाहौर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की, जो अगरचे मुस्लिम लीग नून जीत तो गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जो बुनियादी एक रिक्वायरमेंट थी कि कुछ करके भी दिखाओ, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। और हैरानकुन तौर पर, मतलब हैरानकुन इस वजह से कि पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक था वो 5585 वोट्स थे 2018 के इलेक्शन के अंदर, लेकिन 2021 के बाई इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 30,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं इस हलके में। और अगरचे पीटीआई की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं था, और जो मुकाबला था वो रवायती तौर पर माजी के अंदर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी इसी के दरमियान था। और पीपल्स पार्टी ने यकीनी तौर पर अपना जो वोट बैंक है उसके अंदर इजाफा किया। किस तरह किया, किस तरीके से किया, ये तो अब कोई ढकी चुपी बात नहीं है, लेकिन ये बात होता है मैच जो भी जीत जाए, चाहे वो बॉल टेम्पर करके ही जीता हो, रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है कि जनाब ये मैच फलां पार्टी जीत गई है। और मुस्लिम लीग नून ने अगरचे इसमें कामयाबी हासिल की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए सोचने के कुछ अहम मामलात हैं। और ख़ास तौर पर जो अहम रद्द अमल आया है वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया है कि उन्होंने एक रिपोर्ट तलब कर ली है अपनी ही पार्टी के ज़िम्मेदारान से कि हमें ये बताएं कि क्यों हमने पार्टी को मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं किया, किस वजह से हम लोगों को घरों से नहीं ला सके। और ये जो टर्न आउट कम रहा, इस पर उन्होंने जो मुकामी क़यादत है उससे जवाब तलब कर लिया। इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नून ने ये इलेक्शन तकरीबन 18,000 वोटों की लीड से जीता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमज़ा साहब की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है उस वीडियो के बावजूद जो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर वो गाने अपने जो भांजा है उसकी जो ढोलकी की तकरीब है वहाँ पे उन्होंने आज कल एक गीत गुनगुनाया, और वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। लेकिन इस सारी मसरूफियत के बावजूद उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लेना, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो इस बात से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने वोटर सपोर्टर को ना सिर्फ मोबिलाइज़ करते हैं तो ये एक अच्छी खबर होगी। अलबत्ता जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी ने इनफैक्ट उस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश की है, वो एक तासुर को तोड़ने की कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर में अपनी रेलिवेंसी नहीं रखती। अगर देखा जाए रवायती तौर पर ये वाला जो हलका है NA 133 का, ये रवायती तौर पर माजी के अंदर पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और हमेशा से यहाँ से पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार माजी के अंदर जीते रहे हैं, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 90 का इलेक्शन हो, 93 का इलेक्शन हो और ऑनवर्ड्स यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। लेकिन उसके बाद जब मुफाहमत का दौर आया, तो मुफाहमत का दौर आने के बाद पीपल्स पार्टी को चूँकि मुफाहमत खेल रही थी और उस वक़्त वो ये समझ रहे थे, जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे मोहतरमा की शहादत के बाद, तो वो ये समझ रहे थे कि अगर पीटीआई को यहाँ पर प्रमोट होने का मौका मिले तो वो यकीनी तौर पर नून लीग के वोट खाएगी और पीपल्स पार्टी के लिए एक स्पेस बन जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो पीटीआई है उसने इनफैक्ट नून लीग के वोट खाने के बजाय पीपल्स पार्टी की पूरी तंजीम ही खा ली, और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को खासी देर तक बैक बेंचेस पर बैठना पड़ा। अब चूँकि पीटीआई खुद गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट में होने के बाद जो उसकी कारकर्दगी है वो अब खुल के सामने आ गई है, तो रवायती तौर पर जो पीपल्स पार्टी का वोटर था या जो सपोर्टर थे वो पीटीआई की तरफ चले तो गए थे, लेकिन वहाँ पर उनकी जिस तरह की आवभगत हुई तो उसके बाद उन्होंने वापस आना ही मुनासिब समझा। अब जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने यकीनी तौर पर मुख्तलिफ ऑप्शंस अपने सामने रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून ऑप्शन नंबर 1, पीटीआई ऑप्शन नंबर 2, पीपल्स पार्टी
50, ऑप्शन नंबर 3, इस तरीके से उन्होंने कुछ नंबरिंग लगा के अपने ऑप्शंस सामने रखे हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के लिए बुनियादी तौर पर ज़रूरी था कि अगर वो एक वाइबल ऑप्शन का रूप इख्तियार करना चाहती है तो उसके लिए उसको पंजाब के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाना होगी, और पंजाब के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए उसको एक ऐसी वेवलेंथ दरकार है जो इस तासुर को दूर कर सके, उस साउंड बैरियर को क्रॉस कर सके, जिससे ये पता चल सके कि पीपल्स पार्टी इस वक्त भी पंजाब के अंदर क्राउड पुलर है, और क्राउड पुलर इन ए सेंस कि वो वोट ले सकती है कॉन्सिक्वेंशल पॉलिटिक्स के अंदर। अब और रिक्वायरमेंट भी ये थी, क्योंकि आपको याद है कि मैंने एक आध वीलॉग के अंदर आपको इस बारे में बताया था कि पीपल्स पार्टी अगर सेलेक्ट होना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसके लिए कुछ उसकी मास पॉपुलैरिटी हो। अब ये जो NA 133 का इलेक्शन है, बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी ने उस बैरियर को क्रॉस करके अपने CV के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है, और वो CV अब अगर जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के पास तो फिर यकीनी तौर पर उसके CV के ऊपर ना सिर्फ गौर किया जाएगा बल्कि शायद उनको कुछ और सपोर्ट भी मिल जाए। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी जो ये लोकल पॉलिटिक्स है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है। वो काफ लीग के साथ भी राब्ते में है, परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही दोनों के बहुत अच्छे टर्म्स हैं जरदारी साहब के साथ, और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के साथ उनकी अलाइनमेंट फ्यूचर के अंदर हो सकती है। जहांगीर तरीन साहब एक दूसरा फैक्टर है जो जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर एक अहम रोल प्ले कर सकता है, और अगर वो कुछ इलेक्टेबल्स PTI से लेकर पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दे तो पीपल्स पार्टी कम से कम उस लेवल तक पहुंच सकती है जहां पर जाकर वो अगले इलेक्शंस के बाद एक ढीली ढाली हुकूमत बना सके, और इसीलिए पीपल्स पार्टी की ये तमाम तर कोशिश है। ऑल गुड साइंस इज़ फॉर पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पर ये NA 133 के इलेक्शंस में, अगरचे मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीत चुकी है। दूसरी जानिब अगर हम देखें ये इंतखाबी तनाव के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका अपोजिशन का रोल भी प्ले कर रहे हैं, और कल मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी को इस बात की दावत दी गई है कि जनाब तरीके अदम एतमाद के लिए आए, मिल बैठ के फ़ैसला करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे नंबर्स पूरे हैं, कहाँ पे नंबर्स कम हैं, और इन नंबर्स को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। बाज़ाब्ता दावत राजा परवेज़ अशरफ को दी गई है मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडरशिप की तरफ से, और इसका जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्बत आया है, और उनका ये कहना है कि जनाब वी आर ऑल ओपन, हम रेडी हैं हर तरह की सूरत हाल में, और इन हाउस चेंज के लिए, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो नेशनल असम्बली है, हमारे हर तरह की सपोर्ट आपके लिए हम एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं, एक काबिल अमल हिकमत अमली की तैयारी चाहते हैं, तो हम आपके साथ मिल बैठकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये वाले बैरियर को क्रॉस कर लिया तो फिर यकीनी तौर पर जो अगला इलेक्शन होगा वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगरचे जो PTI है हम उसको किसी भी तौर पर इररेलेवेंट नहीं कर सकते पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से फौरी तौर पर, क्योंकि PTI की एक अपनी सपोर्ट बैंक अभी तक मौजूद है, और ये मबनी बर हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर PTI NA 133 के इलेक्शन में होती तो हम ये देखते कि इस इलेक्शन का मज़ा और रुख और रंग बिल्कुल बदल जाता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने फिर मुकम्मल अग्रेशन के साथ इस इलेक्शन को लड़ना था, और दूसरी तरफ PTI ने भी मुकम्मल अग्रेशन के साथ ये इलेक्शन लड़ना था। और उस सूरत हाल में जब ये ट्राई पार्टी इलेक्शन होता तो फिर अगर पीपल्स पार्टी ये 30,000 से ज़ायद वोट लेके जाती तो यकीनी तौर पर ये इस बात का इजहार होता कि वो डेंट जो माजी के अंदर PTI ने पीपल्स पार्टी को डाला था, पीपल्स पार्टी अब वो डेंट वापस करने में तैयार है, और वो डेंट अब वो PTI को डालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब अगर हम देखें जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त की सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर मुत्तहिदा अपोजिशन बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं एक कार्ड्स के ऊपर मौजूद हैं, और शहबाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल को लीड भी कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले जो लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि तहरीक अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो इस वक्त कार्ड्स पर मौजूद है, पेपर्स पर मौजूद है, और हम हर एक ऑप्शन को अप्लाई करेंगे ये जो PTI की गवर्नमेंट है इसको घर भेजने के लिए। और नवाज शरीफ साहब ने भी जो लाहौर का तंजीमी इजलास हुआ था उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा दिया था कि
جناب اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہم ہر ایک راستہ اختیار کریں گے۔ اب اگر پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں مسلم لیگ نون سمیت پارلیمنٹ کے اندر یکسو ہو کر اس طرف چلتی ہیں تو اس کا یقینی طور پر فائدہ ہوگا، اور اس کا ہم نے آج عملی اظہار بھی دیکھا ہے پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں جو اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کی طرف سے بلایا گیا تھا، یعنی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ اس اجلاس کی دعوت دی تھی اسپیکر اسد کیسر صاحب نے، اور تقریباً 50 سے زائد اراکین اسمبلی اور دیگر شخصیات کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ لیکن اس وقت بھی وہ جو اجلاس ہوا وہ معید یوسف صاحب نے اس کو کنوین کیا، لیکن خالی کرسیوں سے خطاب کیا، کیونکہ 50 کے قریب اراکین اسمبلی کو دعوت دی گئی تھی، جس کے اندر اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل تھیں، لیکن 11 سے 12 اراکین اسمبلی ہی وہاں پر موجود تھے، اور 11 سے 12 اراکین اسمبلی کو ہی معید یوسف صاحب نے قومی سلامتی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اور دلچسپ جو اس ساری صورتحال کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عسکری قیادت نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی، یعنی اور اپوزیشن نے بھی اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تو یہ جو تاثر بن رہا ہے کہ اپوزیشن اور عسکری قیادت ایک صفحے پر آ گئے ہیں، وہ ون پیج پر ہیں، تو اس کے بارے میں کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ معید یوسف صاحب نے بنیادی طور پر جو اس اجلاس کو جس کے بارے میں بتانا تھا وہ پاکستان کے اس وقت کے فارن ریلیشننگ کی صورتحال ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اس وقت بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکی ہے، اور معید یوسف صاحب نے جو اس وقت افغانستان کے پرسپیکٹو میں جو پاکستان کا رول ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو پاکستان سے توقعات ہیں اس کے حوالے سے نہ صرف بریفنگ دینی تھی بلکہ یہ بتانا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ہمارے لیے کون سا ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو ہمارے لیے اس کو تسلیم کرنا یا اس کو نہ ماننا کس پہلو پر ہیں تعلقات کی نوعیت، اور ہم کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر تمام قیادت موجود ہوتی ہے، خصوصاً عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ بھی موجود ہوتے، لیکن ماضی کی طرح اس اجلاس میں عمران خان صاحب نہیں آئے، اور اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ جب تک عمران خان صاحب اس اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں آئیں گے ہم اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور اپوزیشن کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کیوں عمران خان صاحب قومی سلامتی کمیٹی کے جو پارلیمانی اجلاس ہے اس میں شرکت کا بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ کیوں سامنے نہیں آتے، وہ کیوں اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ عسکری قیادت کے سامنے عمران خان صاحب جب بیٹھے ہوں گے اور اپوزیشن تنقید کرے گی، سوالات اٹھائے گی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے، تو اس وقت ان سوالوں کا جواب عسکری قیادت کو نہیں دینا ہوگا بلکہ عمران خان صاحب کو دینا ہوگا۔ اب چونکہ عمران خان صاحب خود کو جواب دے تصور ہی نہیں کرتے، نہ پارلیمنٹ کے سامنے، نہ اپنی کابینہ کے سامنے، نہ اپوزیشن کے سامنے، نہ عوام کے سامنے، کیونکہ ان 4 برسوں میں ایک مرتبہ بھی عمران خان صاحب عوام کے سامنے براہ راست آ کر جلسے جلوسوں کے اندر ان کی انٹریکشن نہیں ہے، اور نہ ہی اب انہوں نے جرنلسٹوں کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے۔ وہ اس معاملے سے بھی وہ اب پیچھے ہٹ گئے ہیں، سارا معاملہ چھوڑ دیا انہوں نے فواد چودھری صاحب پر اور شہباز گل صاحب پر۔ اور یہ جو صورتحال اس موقع پر پیدا ہوئی ہے یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کے جو عمل ہے اس کا ری ایکشن ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن بھی چونکہ اگر سیاست کرتی ہے انہوں نے بھی اپنے کارڈز کھیلنے ہی ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوں، اپوزیشن بھی بیٹھی ہو، عسکری قیادت بھی بیٹھی ہو، اور تمام اپوزیشن مل کر عسکری قیادت کے سامنے عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان کا کریں پوسٹ مارٹم۔ اور عمران خان صاحب بھی اب یہ جانتے ہیں کہ جناب میری کارکردگی تو 0 ہے، 0 ہے، اور ایسی صورتحال میں عسکری کی قیادت کے سامنے خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ اس ساری صورتحال سے غیر حاضر رہتے ہیں۔ لیکن عسکری قیادت کا از خود اس اجلاس میں نہ آنا یہ بنیادی طور پر اس پہلو کو آشکار کرتا ہے کہ جو سیم پیج ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ شاید اب اس طاقت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور اسی لیے عسکری قیادت نے اب اپوزیشن کو اس تاثر کو دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے جو فاصلہ ہے وہ نہ صرف بڑھا لیا ہے بلکہ اب ہم جو غیر جانبداری کی سطح ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور غیر جانبداری کی سطح کو جج کرنے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا عمل کیا جائے جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلے کہ فون کالز آتے ہیں یا فون کالز نہیں آتے، اور اس کے لیے بنیادی جو
पैमाना है वो है तहरीक अदम एतमाद, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तहरीक अदम एतमाद है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के हवाले से, क्योंकि उनके बारे में ये समझा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कार ख़ास हैं, और अगर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आती है जिसके हवाले से ये बातें चल रही हैं माजी में और अब भी ये गुफ्तगू होती है, और शायद खान अब्बासी साहब ने कल या परसों एक टीवी इंटरव्यू में दोबारा ये कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद करनी है तो इस सिलसिले का आगाज़ हम सेनेट से करते हैं, सादिक संजरानी साहब से करते हैं, और अगर सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में फ़ोन कॉल्स आ गए तो पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है, और अगर फ़ोन कॉल्स नहीं आए तो फिर ये इस वाले मरहले को कामयाबी के बाद हम कौमी असम्बली और पंजाब में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आज का जो PDM का जो इजलास हो रहा है उसके अंदर भी बुनियादी तौर पर इन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा और देखा जाएगा कि हमें किस पहलू को अडॉप्ट करना चाहिए। लिहाजा आज का जो PDM का इजलास है ये इस हवाले से अहम ज़रूर है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो दूरियां हैं ये आज के इस इजलास में अस्करी क़यादत की गैर हाज़िरी से साबित हो गई। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।